गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री की इस सीरीज़ में हम अभी तक इल्तुतमिश के बारे में देख चुके, जो स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश के बारे में था। अब हम उससे आगे चलते हैं रजिया सुल्ताना पे। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि जो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने कहा था कि भाई मेरे बाद मेरी जो उत्तराधिकारी होगी वो रजिया होगी, जो उसकी बेटी थी। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हुई 1236 में, तो उसका जो बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह, वो खुद जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, क्योंकि भी उसको पता था कि उसके जो चारों बेटे हैं वो चारों के चारों जो है नालायक हैं। इसी वजह से इल्तुतमिश ने अपना जो नया जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो रजिया को किया था, क्योंकि रजिया ने कभी कालिंजर के अभियान में उसकी सहायता की थी। तो अब जो है हमने लास्ट टाइम देखा था रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह जो सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद देखते क्या होता है जब रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एक मात्र हम कह सकते हैं प्रथम और एकमात्र। ठीक है, तो दिल्ली हम ये कह सकते हैं दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड जो रहा वो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। तो जब इसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह सिंहासन पर बैठ जाता है, तो अब जो है इसने क्या किया कि जो है, क्योंकि इसको जो है इल्तुतमिश ने इसको बोला था कि भाई मेरा जो है नए उत्तराधिकारी ये रजिया होगी। तो उसके बाद ये क्या करती है कि दिल्ली की जनता के पास जाती है और लाल वस्त्र पहन कर जाती है। लाल वस्त्र एक्चुअली में क्या था, इल्तुतमिश के शासनकाल में ऐसा था कि कोई भी फरियादी जो उसके दरबार में फरियाद मांगने आता था तो वो लाल वस्त्र पहनकर जो है सुल्तान के पास आया करता था। तो इसी वजह से रजिया सुल्ताना ने क्या किया कि इसने अभी लाल वस्त्र पहने और दिल्ली की जनता के पास गुहार लगाने के लिए जाती है। कहती है कि जी मेरे पिताजी ने तो मुझे उत्तराधिकारी बनाया था और रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह जो है मेरा भाई जो है वो खुद सिंहासन पर बैठ गया। तो इसके लिए जो रजिया सुल्तान की जो है जो वहाँ की जनता थी, दिल्ली की जो जनता थी, उसने उसका साथ दिया और रजिया सुल्तान को नया सुल्तान बनवा दिया। तो इसके बाद जो है क्या हुआ, इसने सुल्तान बनने के बाद एक तो जो है इक्तदारी प्रथा के बारे में अपने पढ़ाई था लास्ट टाइम, इल्तुतमिश के बारे में जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। तो इसने उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बदायूं का इक्तदार बनाया ऐतगिन को। ऐतगिन जो था, ऐतगिन को बदायूं का इक्तदार बनाया। बदायूं का इक्तदार। और दूसरा जो था अल्तुनिया, इसको भटिंडा का इक्तदार। ठीक है, तो अल्तुनिया जो भटिंडा यानी पंजाब में जो भटिंडा पड़ता है उस जगह का जो इक्तदार बनाया वो अल्तुनिया को बनाया। और इक्तदार के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इक्तदार प्रथा क्या थी, किस तरीके से। इसने अब क्या किया कि जो इसका अगला जो फैसला था वो था कि एक उस टाइम इसके
राज्य में एक इसका जो था प्रेमी था, जो था याकूत खां। याकूत खां जो एक जो है हबशी था, जो अफ्रीकी था, तो उसको जो है इसने एक अहम पोस्ट दी जिसका नाम था अमीर ए आखूर। एक्चुअली में जो ये था याकूत खां, ये इल्तुतमिश के टाइम पर भी था। इल्तुतमिश के यहाँ पर ये जो कुक का काम करता था, यानी कि वहाँ पर जो है ये रसोइये का काम करता था। लेकिन उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने ही इसे अपने जो ये था अस्तबल था, तो अस्तबल के अंदर इसको वहाँ पर इसको रख देता है काम पर, और वहाँ पर जो है उसकी देखभाल के लिए इसको रखा जाता है। तो देखभाल के लिए रखता है। और ये एक ऐसा बंदा था जो कि जब भी इल्तुतमिश कहीं जाता था, घोड़े पर चढ़ता था, तो ये अपने दोनों हाथों को आगे फैलाकर और उसको घोड़े पर चढ़ाया करता था। इसके हाथों पर ही पैर रखकर इल्तुतमिश घोड़े पर चढ़ता था। और इसी से ही फिर बाद में रजिया जो है याकूत खां से प्रेम करने लग जाती है। ये उसका याकूत खां उसका प्रेमी बन जाता है। इसी वजह से इसको एक बहुत ही अहम पद अमीर ए आखूर, जिसका मतलब होता है शाही अस्तबल का मंत्री, तो शाही अस्तबल का जो मंत्री बना दिया गया इसको, जो कि एक बहुत ही अहम पोस्ट थी। तो यहाँ के जो अमीर थे अदर, वो इससे चिढ़ने लगे कि एक जो है हबशी को, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो है एक नीची जो निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक इतनी ऊंची पोस्ट दे दी जाती है जिससे कि सभी के सभी इसके खिलाफ होते हैं। और यहाँ पर से ही थोड़ा सा जो है जो आम जनता जो इसके साथ थी वो खिलाफ हो जाती है रजिया से। चलिए, तो अब जो है इससे आगे देखते हैं। इसी को देखते हुए जब इसने याकूत खां को अपना अमीर आखूर बनाया, तो इसी से ही चिढ़कर जो सभी के सभी इसके खिलाफ हो गए थे। और एक तो इसके लिए जो इसके खिलाफ था वो इसका भाई, छोटा भाई जो था बहराम शाह। तो बहराम शाह जो है इसके खिलाफ हो जाता है। इसका मेन कारण तो जो इसके खिलाफ होने का था वो तो ये था कि भाई रजिया सुल्तान जो थी एक महिला थी, और एक महिला को अपने ऊपर शासन करता हुआ कोई ये नहीं देख सकते थे। तो बहराम शाह का साथ ही जो है उस टाइम जो दल चालीसा जो थी, दल चालीसा के जो 40 लोग थे वो भी बहराम शाह के साथ हो जाते हैं, क्योंकि दल चालीसा के लोग भी तो जो है आदमी थे, और जितने भी जो आदमी थे वो सभी के सभी एक महिला को कैसे यहाँ का शासन बनता हुआ देख सकते थे। तो सारे खिलाफ हो जाते हैं, और ये किसी तरीके से षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको जो है मार दिया जाए या हटा दिया जाए पद से। लेकिन इससे पहले ये कुछ कर पाते तो 1240 ईस्वी में जो अल्तुनिया जो है, ठीक है, तो अल्तुनिया जो था, जो बठिंडा का इक़्तिदार था, ये क्या करता है, ये बगावत कर देता है। ठीक है, तो खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो 40 में अल्तुनिया का विद्रोह, तो ये विद्रोह कर देता है। जब ये विद्रोह कर देता है और अपने जो एरिया को, बठिंडा को एक अलग से अपना राज्य घोषित करने की कोशिश करता है। एक्चुअली में ऐसा करता क्यों है, क्योंकि अल्तुनिया जो था वो बचपन से ही रजिया को प्रेम करा करता था, लेकिन रजिया ने उसको ना वो कर याकूत खां से प्रेम करने लग जाती है, जो कि उसको
गंवारा नहीं था। इसी वजह से वो क्या करता है कि विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया सुल्तान अपने साथ याकूत खां को लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अल्तुनिया जो है वो, और जो रज़िया और याकूत खां की जो सेना थी, इनके बीच में जो युद्ध होता है, और इस युद्ध में अल्तुनिया जो है याकूत खां को मार देता है, इसकी हत्या कर देता है और रज़िया को अपनी कैद में डाल देता है। जब रज़िया को अपनी कैद में डाल देता है तो रज़िया, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई वो तो उसका बचपन से प्रेमी रहा था रज़िया का, और उससे प्यार करता था, और याकूत खां जो कि उसके बीच में आ जाता है, इसी वजह से याकूत खां को वो मार देता है। अब जो है अल्तुनिया जब इसको कैद में रख लेता है तो इसके सामने दो शर्त रखता है कि या तो आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए या फिर मुझे दिल्ली की सल्तनत मुझे या मेरे अंडर में दे दीजिए। तो जब रखता है इसके सामने पॉइंट, तो यहाँ पर जो है रज़िया सोचती है जो किसी भी तरीके से दिल्ली की सल्तनत को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती, तो उससे विवाह करने के लिए राज़ी हो जाती है। तो जब राज़ी हो जाती है तो ये जो है अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान बठिंडा से दिल्ली की तरफ अपनी सेना लेकर चलते हैं, और रास्ते में जब आ रहे होते हैं तो बहराम शाह को किसी तरीके से पता चलता है कि उसके जो गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि भाई इस तरीके से अल्तुनिया जो था उसने इसके साथ समझौता कर लिया है रज़िया के साथ, और ये हो गया। क्योंकि जिस टाइम जब याकूत खां और इसको रज़िया को मार देता है अल्तुनिया, और वहाँ पे इसको कैद कर लेता है रज़िया को, तो उसी टाइम में बहराम शाह यानी कि 1240 ईस्वी में यहाँ के सिंहासन पर बैठ जाता है। तो जब सिंहासन पर बैठ जाता है तो अब जो है, जब उसने सुना कि भाई इस तरीके से ये रज़िया के साथ जो अल्तुनिया और रज़िया दोनों आ रहे हैं, और उसको पता था कि अगर किसी तरीके से गलती से भी रज़िया अगर दिल्ली आ जाती है तो दिल्ली आने के बाद यहाँ की जनता जो है रज़िया का ही साथ देगी, तो वो उसको दिल्ली आने नहीं देना चाहता। तो दिल्ली नहीं आने देना चाहता तो क्या होता है, तो उस टाइम जो है 1240 ईस्वी में बहराम शाह जो है दल चालीसा के लोग थे उनको भेजता है रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करने के लिए। तो क्या होता है, जब बठिंडा से दिल्ली की तरफ जब रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह है कैथल, जो हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। तो कैथल में क्या होता है, ये रात को विश्राम करने के लिए रुकते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। तो उसी रात में विश्राम करते हुए ये दल चालीसा के लोग जो थे ये इस पे आक्रमण कर देते हैं, और वहाँ पर अल्तुनिया और रज़िया सुल्ताना की हत्या कर देते हैं। और इसी चीज़ पर एक वो गाना भी बना है कि रज़िया गुंडों में फंस गई। तो ये दल चालीसा के जो 40 लोग थे यही गुंडे थे, और इन्हीं के बीच में रज़िया फंस जाती है कैथल के अंदर और इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी वजह से, क्योंकि रज़िया जो है वो कैथल के अंदर मरी थी, तो इसी वजह से इसका जो मकबरा है वो भी कैथल के अंदर है। रज़िया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इसको मारने के बाद जो है, जैसे कि हमने देखा कि बहराम शाह जो था वो यहाँ का शासक बन बैठा था। जैसे ही उसको पता चला था कि अल्तुनिया ने इनको याकूत खां को मार दिया और रज़िया को गिरफ्तार कर लिया या कैद में डाल दिया। तो अब देखते हैं बेटा बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह जो है 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक दिल्ली का शासक बना, ठीक है। तो ये इस टाइम जो शासक बना, अब जो है
उस टाइम में, इसके टाइम में सिर्फ दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। पहली बात तो ये हुई कि मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण। देखो ये जो आक्रमण था ये पहला आक्रमण था, क्योंकि इससे पहले हालांकि जब चंगेज़ खां था तो चंगेज़ खां के साथ भी मंगोल सेना आई थी और वहाँ पर जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में जब इल्तुतमिश था तो उसके टाइम पर आई थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। तो इसी वजह से इस आक्रमण को जो है पहला आक्रमण कहा जाता है मंगोलों का, जो कि दिल्ली पर उन्होंने किया। ठीक है, तो वो पहला आक्रमण नहीं था, यहाँ पे पहला आक्रमण रहा। तो ये जो था पहला आक्रमण दिल्ली का पर हुआ मंगोलों का। उसके अलावा जो एक दूसरी जो ख़ास चीज़ हुई वो इसने क्या कि एक नई पोस्ट ईजाद की, एक नई पोस्ट ईजाद की, जिस पोस्ट को कहा जाता है नायब ए मुमलकत। ठीक है, नायब मुमलकत। तो नायब मुमलकत जो इसने बनाया वो किसको बनाया? ऐतगिन को बनाया। अच्छा, ऐतगिन ये वही ऐतगिन है जिसको रजिया ने जो है बदायूं का इक़्तिदार बनाया था। तो एक ये पोस्ट बनाई। ये पोस्ट थी क्या एक्चुअली में, जो भी, क्योंकि इसको बैराम शाह जो था दल चालीसा के लोगों के साथ, दल चालीसा के जो मेंबर थे उनके साथ मिलकर ही दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो जो है इसको जो है उतनी अहमियत नहीं देते। तो इसी वजह से क्या करता है ये, उसके ऊपर यानी कि एक पोस्ट बनाया था दल चालीसा के लोगों की निगरानी के लिए। तो एक पोस्ट बनाने नायब है मुल्कात। तो नायब है मुल्कात जो थी ये उन दल चालीसा के जो 40 मेंबर थे उनके ऊपर एक तरीके से नज़र रखा करते थे। ठीक है, तो उसका जो उस पोस्ट का जो उस पोस्ट को कहा जाता नायब है मुल्कात कहा जाता था, और उस पोस्ट पे जो बनाया वो ऐतगिन को बनाया। ठीक है, तो इतना ही था, इससे ज़्यादा इसका कुछ भी नहीं था बैराम शाह के बारे में। और ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद अगले जो बात की जाए तो वो अगला जो बना, इसके बाद अगला जो दिल्ली सल्तनत की मसूद शाह। तो अगला जो है मसूद शाह जो है वो सिंहासन पर बैठता है 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी में। एक्चुअली में मसूद शाह जो था वो बैराम शाह का भतीजा था। ठीक है, तो उसका भतीजा था, तो ये इसकी हत्या कर देता है और ख़ुद शासक बन के बैठ जाता है मसूद शाह जो है। तो इसने जो शासक किया वो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक किया। तो ये दोनों के दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ खास इसलिए में से जो है एग्ज़ाम के अंदर आता नहीं है, इसीलिए इसको जो है कभी भी जो है इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। तो इसका इतना ही है। बाकी चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए बेटा आज इतना ही कर लेते हैं, इससे आगे जो है हम अगली वीडियो में करते हैं। चलिए ओके बाय।